तुम्हारी पैदाइश से पहले की लड़ना शुरू की हुई है। वहशत और बर्बरियत का ये खेल असर के वक्त शुरू हुआ था और मेरा ख्याल था कि अब शाम हो रही थी। मैं शायद किसी फ़ौजी कैंप में था और मेरे चारों तरफ पहरा होगा। मैंने गर्दन घुमाकर दाएं तरफ देखा और फिर मेरे दिमाग को एक झटका ऐसा लगा, ये फ़ौजी कैंप नहीं था। मुझे इस तरफ ना तो कोई फ़ौजी नज़र आया, ना ही कैंप की कोई हिफाजती बाड़ वगैरह दिखाई दी थी। मुझे होश में आए हुए 3-4 मिनट हो चुके थे और इस दौरान कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दी थी। मैंने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा, उस तरफ भी दूर तक कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी जिससे समझा जाता कि मैं भारतीय फौजियों की कैद में हूँ। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। इस बेइख्तियाती का नतीजा मुझे कंधे और बदन के दूसरे हिस्से में शदीद टेसों की सूरत में भुगतना पड़ा। मेरे मुंह से बेइख्तियार करार खारिज हो गई। मैंने तकलीफ ज़ब्त करने के लिए दांत भींस लिए और आंखें बंद कर ली। तकरीबन 1 मिनट बाद मैंने दोबारा आंखें खोल दी और ज़ख्मी टांग घसीट कर उठने की कोशिश करने लगा। मैंने दोनों हाथ ज़मीन पर टिका लिए थे। उस उठने की कोशिश करते हुए मैं अपनी जगह पर घूम गया और फिर सामने नज़र पड़ते ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। चंद लम्हों तक तो मैं इस तरह बेहिसो हरकत होकर रह गया था जैसे पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गया हूँ और फिर तकलीफ की परवाह किए बगैर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वो बड़ा खौफनाक मंजर था। मेरे सामने पथरीली ज़मीन पर 2 जवान लड़कियों की लाशें पड़ी थी। उनके जिस्मों पर एक चीथड़ा तक नहीं था। उनके कपड़े इधर उधर झाड़ियों में पड़े हुए थे। एक लड़की की लाश पुश्त के बल पड़ी थी। इसकी टांगें खून में लुथड़ी हुई थी। चेहरे पर खौफ और दहशत के तासुरात जैसे मुंजमद होकर रह गए थे। आंखें खुली हुई थी जैसे वो फटी फटी सी नज़रों से आसमान को देख रही हो। वो कस्बे के एक दुकानदार अहमद अली की बेटी नीलम थी। उसकी उम्र 17 के लगभग रही होगी। 2 महीने पहले ही उसकी मंगनी हुई थी और अगले महीने तो इसकी शादी होने वाली थी। भारतीय भेड़ियों ने उसे बर्बरियत का निशाना बनाकर उसकी ज़िंदगी का चिराग ही गुल कर दिया था। दूसरी लाश औंधी पड़ी थी। उसका चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपनी ज़ख्मी टांग को घसीटता हुआ इसके करीब पहुंचा। वो बिल्कुल बरहना थी और मैं उसे हाथ लगाते हुए झिझक रहा था। मैं चलने में उसकी तरफ देखता रहा, फिर झुककर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पलट दिया। इसके साथ ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मुझे उबकाई आ गई और मैं बड़ी मुश्किल से कह रोक सका। वो हमीदा थी। उसका बाप अरसा पहले इंतकाल कर चुका था और बड़ा भाई भी कुछ अरसा पहले वतन की आन पर कुर्बान हो गया था। हमीदा की उम्र भी 19-20 के लगभग रही होगी। वो बहुत ज़्यादा हसीन तो नहीं थी लेकिन कबूल सूरत कहा जा सकता था। इसके फिगर्स गैर मामूली तौर पर बड़े थे। वो जब चलती तो लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर हो जाते। हमीदा का पेट चाक था, आंतें बाहर निकली हुई थी, छातियों पर भी जख्म थे जैसे दांतों से भंबोड़ा गया हो। इसकी टांगें भी खून आलूद थीं। मैं ज़्यादा देर तक उसकी तरफ न देख सका और अपना रुख बदल लिया। मुझ पर इस वक्त अजीब सी कैफियत तारी थी, जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। इस सूरत हाल ने निढाल सा कर दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से एक टांग पर जिस्म का बोझ उठाए खड़ा था। दूसरा पैर तो ज़मीन पर रखा नहीं जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से मेंढक की तरह फुदकते हुए झाड़ियों में अटके हुए उनके कपड़े उठाए और लाशों पर डाल दिए। मैं इस वक्त इसके अलावा उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। अब तक मैं यही समझता रहा था कि भारतीय भेड़ियों ने चूंकि असर के वक्त कस्बे पर हमला किया था और अब शाम होने वाली थी, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत निकला क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ शाम का अंधेरा गहरा होने के बजाय उजाला फैल रहा था और तब मुझे एहसास हुआ कि शाम नहीं सुबह हो रही है, जिसका मतलब था कि मैं रात भर यहाँ इस वीराने में बेहोश पड़ रहा हूँ। मेरे पूरे जिस्म पर चींटियाँ सी रेंगने लगी और दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। जब मैं कस्बे की एक गली में उन भारतीय दरिंदों के साथ आखिरी बार गुत्थम गुत्था हुआ था तो उसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। वो लोग मुझे उठाकर अपने साथ ले गए थे। कस्बे की 2 मासूम लड़कियों को भी उठा लाए थे और शायद रात भर उन्हें बर्बरियत का निशाना बनाते रहे थे। वो चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, मगर इस वीराने में इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन मुझे हैरत तो इस बात पर थी कि मैं भी रात भर बेहोश पड़ रहा था। मुझे एक लम्हे को भी होश नहीं आ सका था। वादी में फैले हुए लाखों भारतीय फौजियों के जुल्म और बर्बरियत में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं थी। 50 साल से ये सब कुछ हो रहा था। औरतों की इज्तिमाई आबरू रेजी रोज़ का मामूल बन चुकी थी। मासूम बच्चों को संगीनों पर टांग दिया जाता था, बूढ़ों को घायल करके उन्हें पत्थरों पर घसीटा जाता और नौजवानों के सीने गोलियों से छलनी कर दिया जाते। जो जिंदा पकड़ा जाता उसे इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता कि वो मौत की दुआएं मांगने लगता। मासूम और बेगुनाह कश्मीरियों पर भारतीय गासिबों का ये जुल्म कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। पूरी दुनिया जुल्म की इन दास्तानों से वाकिफ हो चुकी थी, मगर इंसानियत के ठेके
ठेकेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। इंसानों की फलाह बहबूद का दावा करने वाले अक़वाम आलम के नुमाइंदे बहरे हो गए थे। मासूम और मजलूम कश्मीरी औरतों और बच्चों की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुँच रही थी। इसके बरक्स इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबे तैमूर में आबाद ईसाइयों के साथ मुसलमानों का तसादुम हुआ तो पूरी दुनिया चीख उठी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे में जैसे तूफ़ान आ गया। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के मुसलमान हुक्मरानों की मजम्मत की जाने लगी। मशरक़ी तैमूर के मुसलमानों को जालिम, जाबिर और गासिब करार दिया जाने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तैमूर के ईसाइयों की मदद के लिए अमन फ़ौज भेज दी और बिलाखिर ईसाई आबादी की अक्सरियत की बुनियाद पर मशरक़ी तैमूर को इंडोनेशिया से अलग करके वहाँ ईसाइयों की खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर दी गई। ये सब कुछ चंद महीनों बल्कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर हो गया। मशरक़ी तैमूर के ईसाइयों का दर्द पूरी दुनिया ने महसूस किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस तेज़ी से मशरक़ी तैमूर के ईसाइयों को मुसलमानों के जुल्म से निजात दिलाने के लिए कार्रवाई की थी उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन गुज़श्ता निसफ सदी से कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले गासिब हिंदुओं के मुजालिम पर इस अक़वाम मुत्तहिदा ने आंखें बंद कर रखी थी। मैं इस वीराने में पड़ी हुई 2 मासूम लड़कियों की नची हुई बरहना लाशों के करीब खड़ा ये सब कुछ सोचता रहा। कब किसी के दिल में हमारा दर्द जागेगा। मैं इधर उधर देखता हुआ कुछ आगे बढ़ गया और फिर एक जगह ठिठक कर रुक गया। नशीब में बहुत दूर स्याह धुआं उठता हुआ नजर आया तो मैं चौंक गया। वो मेरा गाँव था जहाँ भी जलते हुए मकानों से धुआं उठ रहा था। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। ये जगह कस्बे से तकरीबन 3 मील दूर श्रीनगर जाने वाली सड़क से ज़रा हटकर थी। अब मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि गुज़श्ता शाम भारतीय फौजी इन लड़कियों को और मुझे उठाकर यहाँ ले आए थे। उनकी तादाद क्या होगी मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। वो रात भर खूनखार भेड़ियों की तरह इन लड़कियों को नोचते और बम्बोड़ते रहे थे और सुबह होने से पहले पहले यहाँ से चले गए थे। मैं चूँकि रात भर बेहोश पड़ा रहा था और शायद वो मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए थे। मैं खामोश खड़ा बस्ती से उठते हुए धुएं को देखता रहा। मशरक़ी उफ़क़ पर सुर्खी फैलने लगी। वो तुलू होने वाले सूरज की नहीं बल्कि उन बेगुनाहों के खून की सुर्खी थी जो भेड़िया सिफ्त और मुतासब हिंदू फौजियों की बर्बरियत का शिकार हुए थे। बस्ती से उठने वाले धुएं की तरफ देखते हुए मैं सोच रहा था कि बस्ती के कितने लोग मारे गए होंगे और कौन कौन बचा होगा। मेरा बाप मस्जिद में मेरे सामने शहीद कर दिया गया। मेरी बहन राबिया को बस्ती के एक गली में गोलियों से छलनी कर दिया गया। अपनी माँ और दूसरी बहन समीना के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था कि वो दोनों जिंदा भी थीं या। मैंने सर झटक दिया। मैं इससे आगे नहीं सोचना चाहता था। सूरज अब पहाड़ी की बुलंदी से झांकने लगा था। सुनहरी किरणें वादी पर निछावर होने लगी। मैं रात भर सर्दी में बेहोश पड़ा रहा था। मेरा जिस्म अकड़ा हुआ था जैसे रगों में खून मुंजमद हो गया हो और मुझे हैरत थी कि मैं अब तक जिंदा कैसे था और नकलो हरकत किस तरह कर रहा था। धूप की हरारत से मुझे अपने बदन में खून की रवानी महसूस होने लगी। मैं इस वक्त भी उस जगह पर खड़ा वीरान सी नज़रों से नशीब में देख रहा था। जिस जगह खड़ा था वहाँ से 100 गज नीचे सड़क दिखाई दे रही थी। कस्बे की तरफ से आने वाली ये सड़क इसी पहाड़ी के ऊपर से घूमती हुई श्रीनगर की तरफ चली गई थी। मैंने मुड़कर हमीदा और नीलम की लाशों की तरफ देखा। मैंने उन लाशों को कपड़ों से ढक दिया था मगर हवा के झोंकों से कपड़े उड़कर दूर चले गए और लाशें बरहना हो गई थीं जिन पर भिनभिनाती हुई मक्खियाँ दूर ही से नजर आ रही थीं। मैंने रुख फेर लिया और डहलान पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। यूं तो मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था मगर कंधे और बाएं टांग में शदीद तकलीफ थी। पैर ज़मीन पर नहीं रखा जा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से ज़ख्मी टांग को घसीटता हुआ चल रहा था। मैं सोच रहा था कि किसी तरह सड़क पर पहुंच जाऊं। कोई ना कोई वहां से ज़रूर गुजरेगा तो इन्हें उन लाशों के बारे में बताऊंगा। लेकिन 100 गज़ का ये फासला भी मुझे 100 मील से ज़्यादा लग रहा था और महसूस हो रहा था जैसे मैं ये फासला कभी तय न कर सकूंगा। डहलान खासी अमूदी थी। मैं बहुत संभल कर नीचे उतर रहा था लेकिन दफतन एक छोटे पत्थर पर मेरा पैर रपट गया और मुझे यूं लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। मैं एक पैर पर लड़खड़ा कर रह गया। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका और नीचे गिरकर बड़ी तेज़ी से डहलान पर लुढ़कने लगा। गिरते हुए मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मैं डहलान पर कांटेदार झाड़ियों में बड़ी तेज़ी से कलाबाजियाँ खाता हुआ लुढ़क गया। मैंने अपने आप को बचाने के लिए झाड़ियों को गिरफ्त में लेने की कोशिश भी की थी मगर कामयाब न हो सका और लुढ़कता चला गया और फिर मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया। खोपड़ी के पिछले हिस्से पर चोट बड़ी ज़ोरदार लगी थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियाँ सी नाचने लगीं और फिर मेरा सर तारीकी में डूबता चला गया। इस मरतबा मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक नरम बिस्तर पर पड़े हुए पाया। आंखों के सामने कुछ धुंध सी छाई हुई थी जो बतदरीज छटती चली गई। मैं आंखें मेज कर सामने देखने लगा। मेरा ख्याल था कि मैं अपने घर में हूँ लेकिन वो मेरा घर नहीं था। वो एक गार था जिसमें शायद किसी तरफ रखा हुआ स्पिरिट लैंप जल रहा था। वो स्पिरिट लैंप तो नज़र नहीं आ रहा था मगर उसकी रोशनी में गार की नाहमवार छत दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो कराह उठा। दर्द की लहरें पूरे बदन में बरकी रूह की तरह फैलती चली गई थीं। मैंने उठने
उठने की कोशिश तर्क कर दी। इसके साथ ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा जिस्म कंबल से ढका हुआ था और कंबल के नीचे मेरे जिस्म पर लिबास नहीं था। मैंने कंबल के अंदर हाथ डालकर टटोला तो पता चला कि मेरे जिस्म पर सिर्फ निक्कर थी और वो बिस्तर भी कोई पलंग या चारपाई नहीं थी। फर्श पर प्याल फैली हुई थी जिस पर एक कंबल बिछा हुआ था। मैंने गर्दन को हरकत देना चाहिए तो सर में शदीद टेसे उठने लगी। मेरा एक हाथ बेख्तियार सर पर पहुंच गया। खोपड़ी के पिछले हिस्से पर एक बड़ा सा गोमड़ा उभरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गया। मुझे ये तो याद आ गया कि उस पहाड़ी ढलान से उतरते हुए मैं गिर पड़ा था और लुढ़कते हुए मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया था। सर पर लगने वाली शदीद चोट की वजह से मैं बेहोश हो गया था, मगर मुझे इस गार में कौन लाया था। मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि कदमों की हल्की सी आहट सुनकर चौंक गया। इस वक्त मैं कंबल के अंदर हाथ डाले अपने जिस्म पर लिपटी हुई पेटियों को टटोल रहा था। मैंने हाथ कंबल से बाहर निकाल लिया और आवाज़ की सिमत देखने लगा। कदमों की आहटों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो 2 या 2 से ज़्यादा आदमी थे। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। चंद सेकंड्स बाद ही 3 अफराद गार के दूसरे हिस्से से निकलकर सामने आ गए। उनमें एक अधेड़ उम्र औरत थी और 2 आदमी। एक अधेड़ उम्र था और दूसरा नौजवान। उन दोनों के कांधों पर ऑटोमेटिक राइफलें लटकी हुई थीं और तीनों चेहरे से मेरे लिए अजनबी थे। वो तीनों मेरे करीब आकर रुक गए। चंद लम्हे खड़े खड़े मेरी तरफ देखते रहे। फिर दोनों आदमी घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गए। अब कैसी तबीयत है? अधेड़ उम्र शख्स ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। इसके लहजे में शफकत नुमाया थी। ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया, हालांकि मैं ठीक नहीं था। ये जुमला तो इखलाकन कहा था। बुखार में तपते हुए टूटे फूटे जिस्म के साथ मैं अपने आप को ठीक किस तरह कह सकता था। मैं गहरी नज़रों से उस शख्स की तरफ देख रहा था। उसकी उम्र 50 की लगभग रही होगी। लंबा कद और मजबूत हाथ पैर, दाढ़ी और मूंछों के बाल आपस में तकरीबन मिले हुए थे, जिससे मुंह का दहाना छुप कर रह गया था। सर के बाल भी बेतहाशा बड़े हुए थे। कुथई रंग की गोल्फ कैप उसकी पेशानी के करीब सर पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें सुरख हो रही थीं। चेहरे पर सख्ती के तासुरात इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि वो बड़ी घुटन जिंदगी गुजार रहा है। उससे नजरें हटाकर मैंने दूसरे आदमी की तरफ देखा। इसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। उसका भी शेब और सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। उसने कमर पर कपड़े का एक पटका सा बांध रखा था जिसमें ऑटोमेटिक राइफल की 4 मैगजीन अटसे हुए थे। मेरी नजरें औरत की तरफ उठ गईं जो इसके करीब खड़ी थी। उसकी उम्र 35 के लगभग रही होगी। लंबे कद की मालिक वो औरत खासी हसीन थी। उसने ढीला ढाला सा चोगा पहन रखा था और सर पर स्याह रुमाल बंधा हुआ था। मैं उसके चेहरे से नजरें हटाकर एक बार फिर अधेड़ उम्र शख्स की तरफ देखने लगा। घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे, इस शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा। एक मुजाहिद की जिंदगी में ऐसे लम्हात एक बार नहीं बार बार आते हैं। मुजाहिद घबराता नहीं, ऐसे वाक़यात तो इसके जज्बात को महमीज करने के लिए रोनुमा होते हैं और फिर हर मरतबा वो एक नए जोश वलवले और अज़म के साथ दुश्मन पर टूट पड़ता है। न मेरे जज्बात सर्द हुए हैं और ना ही हौसला कम हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन है और ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ। आफरीन, वो शख्स मेरे हौसले की दाद देते हुए बोला। चंद लम्हे खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मैं कमांडर मुहिबुल्लाह हूँ। ये मोहम्मद आज़म है और ये मरियम है। इसने अपने साथी और इस औरत का तारुफ करवाया। हम भी इस वादी को आज़ाद कराने के लिए भारतीय साम्राज्य से बरसरे पेकार हैं। हमारे मुजाहिदीन पूरी वादी में फैले हुए हैं। जहाँ भी मौका मिलता है दुश्मन पर कारी ज़रब लगा दी जाती है। मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। कमांडर मुहिबुल्लाह भारतीय दरिंदों के खिलाफ बरसरे पेकार मुजाहिदीन में एक मोतबर नाम था। वो वादी में छलावे के नाम से मशहूर था और वह वाकई छलावा था। अगर वो रात 10 बजे 12 मौला के आसपास भारतीय फौजियों के खिलाफ कोई छापा मार कार्रवाई करता तो चंद घंटों बाद वहाँ से मीलों दूर श्रीनगर की दूसरी तरफ अतंगनाग में किसी फौजी दस्ते पर बिजली बनकर टूट पड़ता। बाज़ औक़ात कई मकामात पर बैक वक्त होने वाली छापा मार कार्रवाइयों में भी उसका नाम लिया जाता। यूँ तो कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन की कई तंजीमें भारतीय साम्राज्य के खिलाफ बरसरे पैकार थीं। हर तंजीम अपनी जगह नहायत अहम किरदार अदा कर रही थी। हर मुजाहिद भारतीय फौजियों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ था, लेकिन कमांडर मुहिबुल्लाह के नाम में वो दहशत थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। भारतीय फौजी उसका नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते थे और वही कमांडर मुहिबुल्लाह इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ बड़ी मोहब्बत और शफकत भरे लहजे में मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। ये कौन सी जगह है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। कमांडर मुहिबुल्लाह ने मेरी बात काट दी। गुज़श्ता रात मैं 12 मौला में था जब मुझे तुम्हारे कस्बे पर भारतीय फौजियों के हमले
हमले की इतला मिली, मैं अपने साथ चंद मुजाहिदीन को लेकर फ़ौरन ही रवाना हो गया, लेकिन बारामूला के करीब ही एक फ़ौजी दस्ते से तसादुम हो गया। हमारा मुकाबला तकरीबन 2 घंटों तक जारी रहा। इस तसादुम में हमने असले से लदा हुआ एक ट्रक तबाह करने के अलावा एक मेजर और 12 फौजियों को जहन्नम रसीद कर दिया, जबकि हमारा एक मुजाहिद शहीद और एक जख्मी हुआ। हम सुबह से ज़रा पहले तुम्हारे कस्बे में पहुँचे थे। भारतीय सूरमा वहाँ से जा चुके थे, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी की एक अलमनाक दास्तान छोड़ गए थे। ये कोई बात नहीं, खूनखार दरिंदों से किसी भलाई की तवक्का नहीं की जा सकती, मगर ये सब कुछ देख कर दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मासूम और बेगुनाह लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। एक ना एक दिन हम भी इस सरजमीन को गासिब हिंदुओं के नापाक वजूद से पाक करा लेने में ज़रूर कामयाब होंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर धीमे लहजे में कस्बे की तबाही के बारे में बताने लगा। कमांडर मुहिबुल्लाह के कहने के मुताबिक कस्बे में 48 अफराद को शहीद किया गया था, जिनमें औरतें, बूढ़े, मर्द और बच्चे शामिल थे। बेशतर को गोलियों से छलनी किया गया था, जबकि बाज़ लोगों को अजियतें देकर संगीनों से हलाक किया गया था। 27 मकान जलाकर राख कर दिए गए थे, जिनमें मेरा मकान भी शामिल था। मस्जिद को भी आग लगाकर शहीद कर दिया गया था। कस्बे की 6 जवान लड़कियां लापता थीं, जिनके बारे में यकीन था कि उन्हें भारतीय फौजी उठाकर ले गए हैं। 2 लड़कियों की उधड़ी हुई लाशें, लापता होने वाली 6 लड़कियां उन 2 के अलावा हैं जिनके बारे में तुम बताना चाहते हो। कमांडर मुहिबुल्लाह ने मेरी बात काटते हुए कहा, वो 2 लाशें हमने उस पहाड़ी पर दफन कर दी थी। ओ, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, लेकिन आप लोगों को उन लाशों का पता कैसे चला? सुबह हम तुम्हारे कस्बे से वापस जा रहे थे, हमारी जीप उस पहाड़ी के करीब से गुजर रही थी कि एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जीप रुकवा ली और मोहम्मद आजम को सूरत हाल मालूम करने के लिए उस तरफ भेज दिया। उसने तुम्हें डहलान पर झाड़ियों में बेहोश पड़े देखा तो उठा लाया। तुम्हारी हालत देखकर मैं भी कांप उठा। मेरा ख्याल था कि शायद तुम गुज़श्ता रात कस्बे पर भारतीय फौजियों से झड़प में जख्मी होकर पनाह लेने के लिए उस तरफ आ गए थे, और हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई और भी हो। ये सोचकर मैं जीप को ऊपर से घुमाकर उस पथरीले मैदान की तरफ ले गया, और तब हमने उन दोनों लड़कियों की लाशों को देखा। उन लड़कियों के हवाले से तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उन वहशियों ने उनके साथ क्या किया था, लेकिन मैं पनाह की तलाश में कस्बे से नहीं भागा था कमांडर। मैंने उसकी बात काट दी और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे कस्बे पर भारतीय फौजियों के हमले के बारे में तफसील से बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, वो शैतान उन मासूम लड़कियों के साथ मुझे भी उठा कर ले गए थे। मैं चूँकि रात भर बेहोश रहा था, इसलिए शायद वो मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए थे। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर होश में आने के बाद की तफसील बताने लगा। वो तुम्हारी चीख थी जो मैंने सुनी थी, कमांडर मुहिबुल्लाह ने मेरी खामोश होने पर कहा। बेशक तुम बहुत हौसलामंद, आहिनी आसाब के मालिक और बड़ी मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हो। तुम्हारी टांग में 2 गोलियां लगी थीं, बदन पर और भी कई जख्म थे। तुम्हारी जगह कोई और होता तो बहुत पहले दम तोड़ चुका होता, मगर तुमने बड़ी हिम्मत का सबूत दिया, और तुम्हारे सांस की डोर को टूटने से बचाने के लिए डॉक्टर मरियम ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। उसने करीब खड़ी हुई औरत की तरफ इशारा किया, जिसका तारुफ उसने पहले सिर्फ मरियम के नाम से कराया था। डॉक्टर, मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, कमांडर मुहिबुल्लाह मुस्कुरा दिया। मरियम फिजिशियन और सर्जन है। कई साल पहले इसने पाकिस्तान के एक मेडिकल कॉलेज से तिब और सर्जरी की तालीम हासिल की थी। 2 साल पहले ये पहुँच के अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रही थी। एक रोज़ 3 जख्मी मुजाहिदीन को उस अस्पताल में पहुँचाया गया। उनमें से 2 को तो बचा लिया गया, मगर तीसरे का बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो चुका था, वो नहीं बच सका। मरियम ने उसी रोज़ फैसला कर लिया कि वो मुजाहिदीन के लिए काम करेगी। ये पहुँच के अस्पताल की नौकरी छोड़कर चोरी छुपे कंट्रोल लाइन पार करके दलमिया नामी एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गई। इत्तेफाक से मैं उस रोज़ उस बस्ती में मौजूद था। डॉक्टर मरियम की बातें सुनकर मैं मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका, लेकिन मुझे यह भी शुबा था कि ये गासिब भारतीयों की कोई चाल तो नहीं थी। भारतीय फौजी मुजाहिदीन के ठिकाने मालूम करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं, ये भी उनकी एक साजिश हो सकती थी। ये मुजाहिदीन की खिदमत के बहाने हमारे साथ रहती और भारतीय फौजियों को हमारे बारे में मालूमात फराहम कर सकती थी। मैं इसे अपने साथ बारामूला ले गया और अपने एक दोस्त की फैमिली के हवाले कर दिया, और उसके बारे में पहुंच और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में तहकीकात के लिए एक आदमी भेज दिया। मैं अगरचे मरियम के बारे में मिलने वाली रिपोर्टों से खासा मुतमईन था, लेकिन 3 महीनों तक मैंने कोई खिदमत इसके सुपुर्द नहीं की और ख़ुद भी इससे दूर ही रहा। फिलाखिर मुझे यकीन हो गया कि मरियम वाकई कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन की खिदमत करना चाहती है। ये अपने साथ जर्राही के बहुत से आलात भी लेकर आई थी, जो शुरू ही से मेरे कब्ज़े में थे। मुतमईन होने के बाद हम दोनों ने मिलकर एक बाकायदा मंसूबा बनाया और वादी में कई मकामात पर ऐसे ही गारों में ऐसे इंतजाम कर दिए कि इन इलाकों में ज़ख्मी होने वाले मुजाहिदीन को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। डॉक्टर मरियम ने वाकई अपनी ज़िंदगी मुजाहिदीन के लिए वक़फ़ कर रखी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मरियम का ताल्लुक़ लाहौर के एक ज़िम्मेदार घराने से है। ये अगर चाहती
थी तो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन मुजाहिदीन के खिदमत के जज्बे से सरशार होकर इसने सब कुछ रद्द कर दिया। तुम समझ सकते हो कि इन पहाड़ों में इसे कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती होंगी। इसने हमारे साथ कई रोज़ फाके भी किए हैं, लेकिन कभी उफ तक नहीं किया। ये बेसरो सामानी की हालत में मुजाहिदीन की जिस तरह मसीहाई कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। दबाव की कमी की शिकायत रहती है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे हमदर्द और दोस्त वक्तन फ़वक्तन ज़रूरी दवाएँ हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से भेजते रहते हैं। मैं तो सीफ़ी नज़रों से डॉक्टर मरियम की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ये गार कहाँ पर है, मैंने पूछा। सोपुर के आसपास तो मैंने ऐसा कोई गार नहीं देखा। ये गार बारामौला से तकरीबन 10 मील दूर दरियाए औरी के करीब वाक़ है, कमांडर मुहिबुल्लाह ने जवाब दिया। ये गार हर लिहाज से महफूज है, किसी आम आदमी के लिए इसे तलाश कर लेना मुमकिन नहीं, और वैसे भी हमने इसकी हिफाजत का माकूल इंतज़ाम कर रखा है। जब कोई अजनबी इस तरफ आता है तो हमें फ़ौरन इतला मिल जाती है। मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। ये लोग मुझे सोपुर के करीब से उठाकर मीलों दूर बारामौला ले आए थे और यहाँ मेरा इलाज किया गया था। डॉक्टर मरियम ने बताया कि पिंडली में लगने वाली गोली गोश्त चीरती हुई निकल गई थी, जबकि रान में लगने वाली गोली अंदर ही रह गई थी, जिसे मरियम ने ऑपरेशन करके निकाल दिया था, और मेरे जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी मरहम पट्टी कर दी गई थी। डॉक्टर मरियम ने यह इंकशाफ भी किया कि मुझे दोपहर के करीब बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया था। उस वक़्त मेरा बदन तेज़ बुखार से फनक रहा था। यहाँ आने के बाद मैं चंद मिनट के लिए होश में ज़रूर आया था, मगर हवास में नहीं था। उसने मुझे इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके बाद मैं फिर बेहोश हो गया था या गहरी नींद सो गया था। ये इंकशाफ भी मेरे लिए खासा दिलचस्प साबित हुआ कि इस वक्त आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। आखिर वो सवाल भी मेरी ज़ुबान पर आ ही गया जो मैं बहुत देर पहले इससे पूछना चाहता था। कमांडर मुहिबुल्लाह ने पहले डॉक्टर मरियम की तरफ देखा, फिर मेरे चेहरे पर नज़रें जमाते हुए बोला, मुझे अफसोस है, तुम्हारे घर के हवाले से मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। उसने एक बार फिर मरियम की तरफ देखा और फिर मदम लहजे में गोया हुआ, कस्बे के जो 48 अफराद गुज़श्ता शाम शहादत के रुतबे पर फाइज हुए थे, उनमें तुम्हारी वालदा भी शामिल थीं। मेरे सीने पर घोंसा सा लगा। वालिद और बहन को तो मैंने अपनी आंखों से गोलियों से छलनी होते देखा था, और अब वालदा के बारे में भी यह खबर सुन ली थी कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहीं, और मेरी बहन समीना मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। ये सवाल करते हुए मेरा दिल एक बार फिर पूरी शिद्दत से धड़क उठा था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।